आपकी आवाज कटी कटी है। जी भैया, अब आएंगे आवाज। तो पिछले सप्ताह जो है श्री राकेश गुप्ता भैया से हम लोगों ने अनुभव के आलोक में जो बातें बाबा जी के द्वारा अ, होती रही हैं, उस आधार से भैया ने हम सबके बीच बहुत सारी बातें रखी थी। और अ, वो हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बातों को जानना, इस आधार से कि हम सब की दिशा जो है वह निश्चित स्वयं की जागृति में कितनी गतिशील हो रही है, उन बातों को अच्छे से पहचान पाए और परस्परता में सम्मान को हम अच्छे से देख पाए, विकसित कर पाए। तो अ, पिछले सप्ताह इन बातों को देखते हुए यह भी बात स्पष्ट हुई है कि जो संविधान हम पढ़ रहे हैं या फिर इसके पूर्व में जो वाद और शास्त्र भी पढ़ा, उन सब के मूल में जो मुख्य बात है वह है, एक तो बाहर व्यवस्था, व्यवस्था में व्यवस्था की परंपरा, और स्वयं में जो उसके लिए जो स्वयं में जो जागृति होनी है, जो हर मानव में से प्रकाशित होना है, उन बातों को भी गहराई से पहचानना। तो इसके लिए हालांकि बाबा जी ने जिस प्रकार से संवाद में बातों को रखा कि अनुभव एक आवश्यकता है ज्ञान संपन्नता के लिए, और ज्ञान संपन्नता हुए बगैर हमारे पास जो है करने का विशेष प्रमाण नहीं आता। इस आधार से कहा जा सकता है कि पूर्व में जो भी ज्ञान है वह ज्ञान की सिर्फ पृष्ठभूमि के रूप में है, और अनुभव संपन्नता पूर्वक ही ज्ञान को पहचाना जाता है, पहचाना जा सकता है, जिसका प्रमाण आचरण के रूप में व्यवस्था में प्रकाशित होता है यह होगा। तो इन बातों की सत्यता को जितना जितना हम शोध कर पाए और उसको स्वीकार पाए, और उस आधार से हमारे आचरण में और आचरण के अर्थ में स्वयं की जागृति में जो वांग्मय पठन से जो भी हमें देखने में आ रहा है, उनको बढ़िया से जी पाए, ये एक आवश्यकता स्पष्ट हो रही है। तो अ, क्योंकि अभी तो भैया 6 मिनट हैं, तो जी। हम लगता है कि अगर इन्हीं का कोई पूर्व में से कुछ बात रखने का हो तो वो हम सुन लेते हैं। और फिर आज जैसे ये अध्याय है, अध्याय 7, इसमें न्याय के ऊपर अ, बहुत सारा बातें में देखने को आता है, और उनको हम मौलिकता में हम पहचान पाए। हालांकि आपने पिछले सत्रों में यह बात रखी थी कि न्याय की पहचान व्यवस्था के साथ है, धर्म के साथ है। धर्म के स्वरूप को स्पष्ट रूप से पहचाने तो न्याय की पहचान बनती है और न्यायपूर्वक जीना भी बनता है। तो इसको और बारीक से हम कैसे देख पाए और न्याय और अन्याय के बीच के फर्क को हम हर अपने दैनंदिन कार्यकलापों में पहचान पाए, ये एक आवश्यकता समझ में आती है। जैसे आवश्यकता और भोग दोनों में अंतर है, ऐसे ही कई सूक्ष्मताएं होंगी जिन पर हमारा ध्यान आकर्षण अगर पर्याप्त रूप से बना रहता है तो निश्चित ही हम जो है जागृति की दिशा में गतिशील हो सकते हैं, ऐसा मुझे अपने लिए विश्वास बनता है। तो न्याय को जितने आयामों में बाबा जी ने यहाँ पर स्पष्ट कराया है, उन सबको पूर्ण रूप से स्मरण में रखना, यह जो है बहुत अधिक संभव भी नहीं लग रहा अभी मुझे तो क्या टूल्स होंगी कि हम न्याय की पहचान कर पाएं और पुनः हम वांग्मय में से उसको देखते हुए स्वयं के जीने में उसको पहचान पाएं, ये एक आवश्यकता लगती मानव व्यवहार दर्शन है। है। जी भैया, यहाँ हाँ, हमारे पास है भैया। जी भैया। चलिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने हमारे एक भाई है उनसे मांगा है। अच्छा। तो अभी 4 मिनट हैं, अगर किन्हीं का अब तक की बातों से कोई प्रश्न हो या कुछ रखना हो
तो हम सुन लेते हैं, फिर भैया से हम लोग आगे की बात को सुनेंगे। तो सभी को नमस्ते भैया। और दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को नमन। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भैया एक बड़ा दुखद समाचार है। कल हमारी फाल्गुनी बहन नहीं रही, उनका शरीर समाप्त हो गया। बहुत ही युवा थी, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी थी। शिक्षा के मानवीय कारण में उन्होंने बहुत काम किया और एकदम से चली गई, तो उनके लिए श्रद्धांजलि है। जी भैया। तो भैया जैसे हम शुरू करेंगे, मान लीजिए ये जो दर्शन शुरू होता है, मानव व्यवहार दर्शन। राव जी ने 4 दर्शन लिखे हैं: व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अनुभव अभ्यास दर्शन, अनुभव। तो इसमें यदि हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें न्याय लिखा हुआ है एक जगह। पेज 2 में ही न्याय की परिभाषा लिखी हुई है: काल, नियम, समाधान, आनंद और न्याय। परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। मतलब मैं यदि कहीं भी अमानवीय व्यवहार करता हूं तो अन्याय ही कर रहा हूं, कोई भी कर रहा है। और यदि दोनों मानवीयतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तब न्याय हो रहा है। अब मानवीयतापूर्ण व्यवहार की व्याख्या है: धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पूर्ण स्वभाव, न्याय, धर्म, सत्यता, पूर्ण दृष्टि, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। तो यदि मेरे में या किसी में भी धीरता नहीं हुआ है तब तो न्याय की कोई संभावना ही नहीं। धीरता का मतलब क्या है? न्याय में निष्ठा और दृढ़ता। तो यहाँ भी न्याय, मतलब इन दोनों वाक्यों को आप रखेंगे तो न्याय क्या है समझ में नहीं आया। जी धीरता भैया। होना न्याय है, और न्याय धीरता क्या है? न्याय में निष्ठा होना धीरता है। तो इन दोनों से अभी तक न्याय का उत्तर नहीं आया। तो बहुत आगे जाके संबंधों के निर्वाह के रूप में न्याय का नाम आया है। तो जब तक हम संबंधों में नहीं पहुंचते हैं तब तक न्याय नहीं आता है। और संबंधों में फिर 7 संबंध है, तो पूरी स्पष्टता होनी चाहिए 7 संबंधों में। एक संबंध का एरिया कितना है? जैसे भाई बहन संबंध है और मित्र संबंध है, या गुरु शिष्य संबंध है, माता पिता संबंध है, इनमें कोई अंतर है कि दोनों एक ही है? क्या अंतर? इसकी न्यूनतम सीमा क्या है, अधिकतम सीमा क्या है? इस प्रकार के चीजों में एक स्पष्टता होनी। इसकी समझ होने के बाद उसमें निष्ठा होना है, माने न्याय। तो जैसे मान लीजिए मैं और अपने बच्चे के बारे में बोलता हूँ तो मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, या वो देर में उठना चाहता है, या वो खाना नहीं खाना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, विद्यालय नहीं जाना। अब यहाँ पर हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम उनको समझाते रहें कि विद्यालय जाना न्याय। सब लोग देखो जा रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए। या उसका जो मित्र है जिसके साथ वो अधिक खेलता है, उनके साथ ले जाते हैं, उनको बैठाते हैं। कभी हो सकता है हमको भी उनके साथ स्कूल में बैठ जाना पड़े। तो उसकी न्याय में निष्ठा हो या ना हो, मेरी होनी ही चाहिए। तो न्याय का जो पहला चरण होगा वो धीरता होगा, तब न्याय हो पाएगा। तो संबंधों के निर्वाह से ही न्याय हो रहा है। तो अब न्याय को 2 भागों में बांट लिए: मानव के साथ और प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ भी न्याय लिखा हुआ है, आगे आप देखेंगे। तो मानव के साथ न्याय में संबंधों को निर्वाह करना ही न्याय कहेंगे।
जैसे 7.2 में लिखा हुआ है, पांचवा जो बिंदु है उसमें मनुष्यतर, सबसे नीचे में उसमें मनुष्यतर अर्थात जीव वनस्पति पदार्थ संसार के साथ नियम नियंत्रण पूर्वक संतुलन और निरंतरता ही नित्य वैभव स्वरूप। और उसके बाद अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था सूत्रित व्याख्यात रहना न्याय का स्वरूप। तो मतलब मेरा कोई भी व्यवहार है वो अखंड समाज का पार्ट होना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और इसी में सबसे ऊपर में जो दिया है, मानव संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन परस्परता में समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज आचरण प्रमाण और निरंतरता ही वैभव न्याय सहज स्वरूप। तो दोनों ही चीज में मानव और बाकी तीनों अवस्थाओं को मिलाकर जो निर्वाह करने की विधि बनाई गई है, जिसको अपन परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कह रहे हैं, वो धर्म का। भैया डिस्कनेक्ट हो गए, मैं फोन करता हूँ। पता नहीं भैया, आज मैं छोटी में हूँ और बहुत अच्छा वाईफाई में बैठा हुआ हूँ, कट कट गया मानव संबंधों में न्याय से बात हो रही थी भाई। है ना। तो आचरण में न्याय में जाएंगे तो देखिए, ये पिता पुत्र, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, और पुत्र पुत्र की ओर से लिखा हुआ है, फिर माता पिता की ओर से लिखा हुआ है, गुरु शिष्य के लिए ओर से लिखा हुआ है, शिष्य गुरु की ओर से लिखा हुआ है, भाई बहन, मित्र मित्र, साथी सहयोगी, और सहयोगी साथी फिर से अलग लिखा है, पति पत्नी और पत्नी पति। तो ये इतने सारे जगह पर न्याय को लिखा हुआ है, सारे संबंधों में न्याय हुआ। तो यहाँ तो मूल्य लिख दिए हैं सीधा। लेकिन मान लीजिए एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी अछोटी में हूँ, तो यहाँ पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पता होना चाहिए कि मैं इस समय कहाँ पर। तो मेरी जानकारी में, मतलब मैं यदि यहाँ से कहीं बाहर जाता हूँ तो लोगों को बोलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ बाहर। मेरे को रहने का एक घर दिया गया है, मैं वहीं रहता हूँ, है ना, स्थान एक दिया गया है। कुछ समय मुझे क्लास में बैठना है तो उस समय वहां रहूंगा, कुछ समय भोजन, तो मेरा लगभग समय जो है इन्होंने निश्चित कर दिया है कि भैया इस समय से यहाँ तक रहोगे, इस समय से यहाँ तक रहोगे। तो अब इसमें यदि मैं रहता हूँ और वो देखते हैं तो विश्वास होगा, यदि मैं नहीं देखता हूँ तो विश्वास नहीं दिखता हूँ तो विश्वास नहीं होगा। तो पहला चीज है विश्वास बनाए रखने के लिए एक प्रकार का आचरण, उसको मैं करूंगा तो लोगों को मेरे ऊपर विश्वास होगा, और मेरे को भी अपने आप पर विश्वास होगा, उस आचरण को मैं कर पाऊंगा। तो ये वाला जो भाग है, इसके साथ हम सब चीजों को छोड़ेंगे। अब व्यक्ति के साथ निर्वाह में अलग अलग होगा, मेरे मेरे मतलब भाई है कोई, तो भाई के साथ एक निर्वाह है, उस निर्वाह को करता हूँ तो उसको न्याय समझ में आएगा। तो अब निर्वाह की विधि हर दो लोगों के बीच में ढूंढना, हमारे चारों तरफ जो हमारे रोज के व्यवहार, उस व्यवहार में निर्वाह की विधि के मूल में दोनों के बीच में अपेक्षा क्या है, उस अपेक्षा को निश्चित कर पाएंगे, तब न्याय होगा। तो भैया ये सारा चीज अपेक्षा के निश्चित होने से है। अपेक्षा का मतलब है, हम एक परिवार व्यवस्था में मान लो जी रहे हैं, तो परिवार व्यवस्था में जितने भी कार्यक्रम हैं
मान लीजिए बर्तन धोना है, खाना कमाना है, उत्पादन है, विनिमय है, सेवा, ये सारे जो चीज है उसको समझ लेना है और उसमें पूरकता पूर्वक करना है। कोई भी एक व्यक्ति यदि नहीं कर रहा है तो वो अन्याय करना शुरू कर, बाकी लोगों के साथ वो अन्याय कर रहा है। तो परिवार व्यवस्था में कौन कितना भागीदारी करेगा उसकी भी एक चीज बंट जाए और उसको रोज रोज करने लगे। रोज रोज करने लगे में फिर न्याय होना शुरू होता है। तो कुल मिला के जो मानवीय व्यवस्था है उसके स्वरूप को समझना ही न्याय का पहला आधार होता है। मानवीय व्यवस्था के छोटे रूप में परिवार व्यवस्था को समझना ही न्याय होता है। तो पहला समझना और उसको करना। तो अभ्यास इतना ही है, समझने का और करने का। घर में सबसे पहले सफाई एक काम है ना, खाना बनाना एक काम है। अब इस प्रकार से घर के सारे चीजों को हम धीरे धीरे पहचानते जाएं और करते जाएं। तो एक बच्चा जब पैदा होता है वो सीखता है, तब तो बड़े लोग सब करते रहते हैं। आप किसी भी एक घर पे देखो तो उसमें कपड़े धुलते हैं, खाना बनता है, सफाई होती है, कोई अतिथि आते हैं तो उनका एक सत्कार का एक विधि है। हर समय घर में पढ़ने लिखने का कोई एक समय बना हुआ है, लोग पढ़ते लिखते हैं, है ना। कभी अतिथियों के जाना होता है, सेवा होती है, लोगों की बीमारों की सेवा होती है। तो बच्चा धीरे 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 इसको देखने लगता है और भागीदारी भी करने लगता है। उसको बोलते हैं बेटा पानी ला दो, बेटा दादाजी को पानी ला दो, नहीं बेटा दादाजी खाने खा लिए, अब थाली को आप रख दो। ऐसा करके बच्चा धीरे धीरे देखता भी लगता है और धीरे धीरे उस व्यवस्था को करने भी लगता है और एक दिन इस पूरी व्यवस्था को समझ जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था परिवार में क्या है उस पर कुछ चर्चा कार्यक्रम यदि हो जाए तो वो सीख पाएंगे। अब इसका कोई कार्यक्रम है ही नहीं हमारे घरों में। मेरे घर में तो नहीं है कि हम बैठकर चर्चा करें। स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो और ये सब पढ़ा देते हैं भाई। ये इसके बारे में थोड़ी भी चर्चा नहीं होती है ना। हिंदी इंग्लिश पढ़ा देते हैं, हिंदी इंग्लिश में जो कहानियां पढ़ाते हैं वो परिवार में काम ही नहीं आ रही है। तो इस परिवार व्यवस्था को सोचना, और ये रोज रोज के बहुत काम नहीं है। मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए थोड़े दिन का काम होगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, और उसके बाद हर सप्ताह में एक आध रिव्यू कर लिए या हर 15 दिन में एक आध रिव्यू बैठक कर लिए तो होगा। तो यदि हम एक छोटे बच्चे से बात अब शुरू करेंगे तो उसको परिवार व्यवस्था में ही उसको बताने की जरूरत पड़ेगी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और उसको बार बार ये बोलना पड़ेगा कि ये हमारी परिवार से जो बड़ी व्यवस्था है उससे हम जुड़े हैं और उसके कारण ऐसा कर रहे हैं। तो इन दोनों जुड़ाव को भी बताना होगा। साथ में बच्चा खेलने जाएगा तो दो बच्चों का झगड़ा हो जाता है कई बार, तो उसके मर्यादा को भी धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। तो एक समय होता है, उस समय में बच्चे ये सब मर्यादा को सीख जाते हैं, परिवार व्यवस्था ऐसा क्यों कर रहा है वो समझ जाते हैं। तो आज जैसे बच्चा कोई सामान बाजार से लेना जाता है, उसका मूल्य कितना है, तो भाई इतना मूल्य है इसलिए उतना पैसा देना है। इतना मूल्य क्यों है बच्चा नहीं पूछता। लेकिन जब हम सामान देते हैं तो पूछते हैं हमारे सामान का मूल्य कितना है, इतना क्यों है। तो बोलते हैं भैया समाज ने तय किया हुआ है इसको मूल्य। तो समाज ने तय कर लिया है तो उस पर बच्चा कभी प्रश्न नहीं उठाता कि हमारा वाला ज्यादा हो। एक दिन जब उसके कब वो पूरी व्यवस्था को देखता है और देखता है कि हमारी पूरी नहीं हो रही है आवश्यकता, तब वो बोलेगा कि हम इतना मेहनत करते हैं तो भी हमारा पूरा नहीं होता है ना, और क्या करें, इसको छोड़ देते हैं, इसका मूल्य कम है, हम नहीं करेंगे। फिर ये सब प्रश्न उसके अंदर आएंगे। तो अंततः जीने की जो जगह होती है वो परिवार व्यवस्था के पांचों आयाम में जीने की जब कोशिश करते हैं तो 3 आयाम तो परिवार में मिल जाते हैं।
लेकिन थोड़ा सा शिक्षा और स्वास्थ्य वाला तो कुछ परिवार में रहता ही है, और इसके साथ बड़ी वाली व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों में लोग बड़ी व्यवस्था को समझ लेते हैं, जो भी व्यवस्था अच्छा है बुरा है उसको वो समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ ये सब नियम ये बोलने से लोग अच्छा मानते हैं, ये बोलने से लोग बुरा मानते हैं। ऐसा करके वो समझ जाता है और धीरे धीरे वो ऐसा बोलने लगता है। और कई बार इसके विपरीत कुछ प्रवृत्ति बन जाती, तो लोगों के सामने वैसा ही बोलता है जो अच्छा है, लेकिन अकेले में उसके विपरीत करता है। और इस क्रम में धीरे धीरे वो आगे जाके पूरे अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को समझ। तो यदि एक मानव के जीने के जगह को देखें तो परिवार एक जीने की जगह है, और परिवार के अलावा जो उनके साथ परिवार समूह है, कुछ लोगों से मिलना जुलना है, वहां पर वो निर्वाह कर ले। इसके साथ जो एक तकलीफ मेरे को दिखती है, तन मन धन के सदुपयोग में प्रॉब्लम है। तन मन धन का सदुपयोग, जैसे बच्चे सोना चाहते, तो सोना माने खूब देर सोते रहो, सोते ही रहो, माने तन का जो है उपयोग वो नहीं कर पाना चाहिए। दिन भर खेलना चाहते है ना, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। अब इस प्रकार के जो अनिवार्य काम है उसको करने के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, और उसको धीरे धीरे उसको बताते रहते हैं, धीरे धीरे वो कुछ कर भी लेता है। इस पर हमारा जोर कम है। मैं यदि बहुत यदि अभी मूल्यांकन करूं तो बच्चों को 6 घंटा विद्यालय में बंद करके रखते हैं, उसके अलावा घर में एक आध घंटा पढ़ना ही पड़ता है, होमवर्क और ये। मुझे लगता है कि इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, उतनी पढ़ाई 12th तक जो पढ़ाई जाती है वो उतना जिंदगी में कभी काम नहीं आता, कुछ भी उसमें से काम नहीं आता। जो भाषा वो बोलना सीख जाता है तब वो विद्यालय में जाता है, विद्यालय में कुछ नए शब्द सीखता है, और उसको बहुत ही कम प्रयोग होता है। बोलचाल में जो प्रयोग होता है वही उसको याद रहता है, बाकी परीक्षा में लिखने के लिए वो याद करके लिख देता है। तो हमारा जो जीने में वो चीजों को हम ला ही नहीं पाए हैं आज तक। परिवार में जीना कभी कहीं पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, बड़ी व्यवस्था को जरूर बताया जाता है कि भारत में एक संविधान होता है, उसमें एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है ना, विधायक ऐसे बनते हैं, सांसद ऐसे, उसको पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से थोड़ा सा शुरू करते हैं पढ़ना। तो बड़ी व्यवस्था को उतना ही वो समझ पाते हैं। मैंने देखा ना, कक्षा 12वीं तक के बच्चों को सामान्य रूप से ग्राम समझ में नहीं आता है, ग्राम पंचायत समझ में नहीं आता है, वोट क्या है नहीं है, जीत के क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं। तो हम वो सारी चीजें इतना ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं और वो काम में नहीं आती। तो जो बहुत बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम अभी दिख रही है कि हम शिक्षा में बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ा रहे हैं जो उनके उपयोग में नहीं आ रही, उसके कारण दूसरी चीजें छूट जा रही। कोई व्यवसाय सीख नहीं रहा है, घर में समय नहीं दे रहा है, स्कूल जाओ आके केवल पढ़ो, नहीं पढ़ो तो अगले दिन उसको पकड़ना होती है। ये सिस्टम बन गया है, और ये तकलीफ है। तो वास्तव में जो शिक्षा है, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा थोड़ी सी परिवार में होनी चाहिए, थोड़ी सी विद्यालय में होनी चाहिए। इसके बाद वो कुछ व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय को वहीं पर सीखता रहेगा, है ना, कभी वहीं पर बैठकर कुछ चर्चा हो जाएगी। भाई खेत में पानी डालना है, अब डालना है, अब क्यों डालना है, वो देखो ऊपर की जमीन सूख गई, पत्ते पीले हो रहे हैं, इस ढंग से उसकी शिक्षा होती रहेगी। या कोई गौशाला में भागीदारी करेगा, या कपड़े के जगह पर कोई भागीदारी करेगा, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई। अब आज जो है, अब ये पहले एक गांव में बताते हैं 18 जाति होती थी, 18 जाति का मतलब 18 व्यवसाय होती, तो उसको गांव बोलते थे। अब तो एक भी नहीं हो रहा है, सब चीजें बाजार से लेके आओ। अब जैसे कपड़े सिलाने हैं, अब कपड़े सिलते ही नहीं, सीधे सिले हुए कपड़े हम लेते हैं।
है ना। जूते चप्पल पहले खराब हो जाते थे तो बनाए जाते थे, अब दिखते ही नहीं कोई बनाने वाला, होता ही नहीं। तो धीरे धीरे ये सारे व्यवसाय चले गए, अब एक नया एक स्वरूप दिखता है। यहाँ सारे काम खत्म हो गए हैं, लोगों के पास कोई भी स्किल नहीं, और समय के कारण लोगों का व्यवहार भी एक दूसरे से नहीं, और एक अनावश्यक इसका एक कंपटीशन बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे, क्या डॉक्टर बनना जरूरी है कि नहीं है? समाज में डॉक्टर चाहिए, समाज में डॉक्टर चाहिए। इंजीनियर चाहिए, बोले हाँ भैया इंजीनियर तो चाहिए। वकील चाहिए, बिल्कुल वकील चाहिए, है ना। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, चाहिए। और इनको बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हमारे कोर्सेज भी डिजाइन ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है उसका 95% कहीं काम नहीं आता। वो बेचारा कोई एक इंडस्ट्री में काम करता है, वो उतना ही उसको काम में आता रहता है, लेकिन उसको अधिक पता होना चाहिए। तो इस ढंग से करके रखा गया है। तो वास्तव में परिवार व्यवस्था में जीना हम सोचते नहीं है, हम सीधा बहुत बड़ी के लिए सोचने लगते हैं, और परिवार व्यवस्था वाला छूट जा रहा है, और किसी किसी को ही बहुत बड़ी वाली मिल रही है। मतलब किसी किसी को ही बहुत बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का मौका मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा। और यहाँ भी क्या होगा, मान लीजिए हम तो ग्राम स्वराज व्यवस्था की बात कर लें। एक गांव में 10 जनप्रतिनिधि होंगे, है ना, ग्राम सभा के 10 सदस्य होंगे, वो चुन के आए हैं। और 5 समिति होगी, किसी समिति में 2, किसी में 3, किसी में 5 सदस्य होंगे। मान लो 5 भी ले लेते हैं सब में, तो 25 और 10 35 लोगों को जगह मिली व्यवस्था में भागीदारी का। माने 1000 की जनसंख्या है तो 3.5% लोगों को केवल जगह मिल रही है। और यदि एक व्यक्ति को दोबारा मिलता है, दूसरा टर्म मिल जाता है, तो फिर वो 35 से कम होगी। कुछ लोग अच्छे होंगे, उनको 3 बार 4 बार 6 बार मौका मिलेगा। तो एवरेज हम देखेंगे 2-2.5% लोगों को इस बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने का मौका मिलेगा, गांव की व्यवस्था में। और यदि गांव से बड़ी बड़ी व्यवस्था में जाए तो ये संख्या और कम होती जाएगी, क्योंकि आखिर यही लोग फिर बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेंगे जो गांव में की। तो जिसको हम व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, ये व्यवस्था में भागीदारी हर आदमी को मिलेगा ही, तो बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। 5-7% लोगों को मिल गया, माने आश्चर्यजनक बात है ये। बाकी 95% लोगों को क्या करना है, उनकी तृप्ति का स्रोत क्या है? तो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करना और परिवार समूह व्यवस्था में भागीदारी करना, इसी में 95% लोग या 97% लोग लगे रहेंगे, और उसी में उनकी तृप्ति होगी, और उसी में उनको अच्छा लगेगा, और वो समय भी उनका चला जाएगा। और यहाँ पर भागीदारी के लिए कोई भी न तो दिशा है, न कार्यक्रम है, न चर्चा, जबकि 97% लोग इसी में लगे रहेंगे। इसमें समय नहीं लगा पा रहे हैं, इधर ध्यान नहीं लगा है, बाकी मनोरंजन में ध्यान चला, तो पूरा समाज का जो फोकस है उस दिशा में चला। तो जीने की जगह में तो भैया मेरे को इतना ही दिखता है, समझने की जगह में थोड़ा सा ज्यादा हमको बहुत समझ लेना चाहिए। जैसे हमने देखा ना कि 10 लाख की आबादी में अभय आएगा, एक लाइन की सूचना मुझे लगता है पर्याप्त है ना। और जो सहअस्तित्व है वो 9वें स्तर में आएगा, प्रधान राज्य में आएगा। प्रधान राज्य व्यवस्था परिवार वैभव समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व तो आएगा 100 करोड़ में। तो भैया इतना हमारा ये है, और इससे ज्यादा डिटेल होता नहीं। आज भी लोगों को पता है कि भाई गन्ने का जो मिल है, शुगर मिल यहाँ पर है, लोहे का खदान यहाँ पर है,
तो वो लोगों को सामान्य सूचना है जहां पर जो इंडस्ट्री और कितना उत्पादन होता है उसको जानने की जरूरत ही नहीं। शायद उसको बना के बताया जा सकता है कि इस कंपनी में इतना प्रोडक्शन हो रहा है और इसमें इतना। और अंततः 90% जो चीजें हैं परिवार व्यवस्था में ही पूरी हो जाती। तो भैया इस प्रकार के स्वरूप में मन लग जाना और अभ्यास हो जाना ये है न्याय। और इसके साथ जो 4 विषय और 5 संवेदनाओं का एक दबाव, उससे जूझना एक प्रधान कार्यक्रम है भाई। उसके कारण मनुष्य जो है गलतियां कर लेता है। तो 4 विषय और 5 संवेदनाओं के दबाव से मुक्त होने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत व्यक्ति चाहिए और इसकी चर्चा भी चाहिए। तो शिक्षा का एक दूसरा जो बड़ा भाग है जिसको अपन न्याय सुरक्षा कह रहे हैं, इसी में न्याय सुरक्षा आएगा या शिक्षा संस्कार आएगा या स्वास्थ्य संयम आएगा। जब इनकी चर्चा होगी तो इसमें बार बार यही होगा कि भैया ये इन चीजों को संयमित रख, इनको संयमित रखना ही सबसे बड़ा कार्यक्रम है मानव के लिए। तो संयमित रहना व्यवस्था में भागीदारी करते करते ही होता है, उसका टेस्ट भी वही है कि हम वो कर पा रहे हैं कि। तो 4 विषय और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित संतुलित रखना व्यवस्था के अर्थ में ये एक व्यक्तिगत एफर्ट होना चाहिए। भौतिकवाद ने क्या कर दिया, इनको जो है बढ़ाओ, इनकी तृप्ति करो चाहे जैसे भी हो, ये विचार डाल दिए और इसकी व्यवस्था बन गई। अभी जो सिनेमा हम देखते हैं उसके रोल मॉडल वही लोग हैं, वही सब करते हुए दिखते हैं जो करना मना है या बाकी लोग नहीं कर पाते हैं वो करते हैं। हमने ऐसे रोल मॉडल डाल दिए मानव जाति में। परिवार का व्यक्ति या घर का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, आसपास का व्यक्ति रोल मॉडल नहीं बनता। ये तकलीफ। तो जिन्होंने संयमता पूर्वक जिया है, कुछ सफलता प्राप्त किया है, वो रोल मॉडल के रूप में आए, इसकी भी कोई भी चर्चा नहीं है। इसको चर्चा में लाना होता। तो सारा जो कार्यक्रम है भैया, ये 4 विषय और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करना, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम भी है, ये सामाजिक रूप में भी कार्यक्रम है, यही शिक्षा का पाठ है। और इसी पर बार बार तो भैया इतनी बात मेरी ओर से हो गई। इस पर कोई और चर्चा कर सकते हैं तो बताइए। जी भैया, न्याय को लेकर व्यवस्था की बात कही गई है। और आपने जैसा बताया कि व्यवस्था में भागीदारी को लेकर जो हम समझते हैं कि हम किसी पद से अगर जाते हैं तो ही हमारी व्यवस्था में भागीदारी हो रही, जो कि है नहीं। वो तो मुश्किल से 2.5% 5% लोगों तक ही पहुंचे। और इधर हम देखें तो विश्वास निर्वाह निरंतरता की बात संबंधों में कहा गया है। तो ये बात भी समझ में आ रही है कि व्यवस्था में भागीदारी का वह स्वरूप तो नहीं है। और स्वरूप क्या है, तो विश्वास निर्वाह निरंतरता जो संबंधों के रूप में है, और परिवार में संबंधों के रूप में भी है, और अ, बाहर व्यवस्था के साथ भी संबंध जो बनता है उसके साथ है। इसको हम कैसे पहचाने कि विश्वास निर्वाह निरंतरता का जो स्रोत है हमारे साथ बना हुआ है, और बाहर व्यवस्था में भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, इसको पहचाना कैसे जाए? भैया मैं किसी व्यक्ति के साथ जीते ही रहता हूँ, उन दोनों के बीच में ही तय होता है कि विश्वास निर्वाह हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची, इसके बाद थोड़ी सी बड़ी व्यवस्था में जी रहा हूँ तो उसमें और भी 4-6 हमारे मित्र हैं जिनके साथ ज्यादा है।
तो उनको यदि लगता है कि मैं विश्वास निर्वाह कर रहा हूँ सबको, तो विश्वास निर्वाह हो रहा है ना भैया। तो परस्परता में ही ये पता चलता है, और उसकी तृप्ति भी होती है, हम विश्वास निर्वाह कर पा रहे हैं। वही आगे जाके धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। इसके बाद किसी जगह पर हम देखते हैं कि हमसे ज्यादा कोई संयमित जिंदगी जी रहा है, तन मन धन का सदुपयोग कर रहा है, उसकी दिनचर्या ज्यादा व्यवस्थित है, ज्यादा अच्छा भागीदारी कर रहा है ना, ज्यादा समय उसमें लगा पा रहा है, तो हम उसको अपने से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो ये भी एक तृप्ति का कारण बनता है। और मैं सोचता हूँ कि जी रहे हैं जो इसी तृप्ति में चल रहे हैं, मान लो बड़ा पद मिल भी गया, वो बड़ा पद बहुत थोड़े समय का रहता है, और उस बड़े पद में क्या है, कुछ लोगों से व्यवहार ही होता है, और कोई व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं। बाकी काम तो दो व्यक्तियों के बीच में ही करना होता है ना। मान लो जो मुझे बड़ा पद मिल गया है, मेरे साथ और चार लोग हैं, उनके साथ मेरा निर्वाह कैसा है उसी पर होता है। वो मेरी बात मानते हैं, वो मेरी बात से सहमत होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। वो सहमत नहीं होते तो मुझे खराब लगता है। मेरे विपरीत सोचते हैं तो फिर एक चर्चा होती है कि भैया ऐसा क्यों। तो बड़े पद होने का मतलब उसके पास सूचनाएं ज्यादा होती है, छोटे पद वाले के पास उतनी सूचनाएं नहीं होती है। तो उन सूचनाओं को शेयर करना भी एक काम होता है, उसका एनालिसिस करके भी ये बताया जाता है कि भैया यही निर्णय होना चाहिए। तो इस प्रकार से तृप्ति उस आधार में होती है। तो जो बहुत बड़ा जो काम है जीने का, वो परस्परता में जीने में ही तृप्ति। परस्परता में जीने में हम एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, और उसी में तृप्ति। मानी कहते हैं। तो इसमें चर्चा नहीं होती है, और चर्चा नहीं हो रही है इसलिए लोग इधर सोच नहीं रहे। और चर्चा में आएगा तो भी सोचते हैं। अभी भी लोग जो बात करते हैं ना, आप लोगों से बात करके देखिए, यही बात आती है कि भाई उसने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया ठीक से, या दो लोग खूब खुश हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ जम रही है, माने दोनों के विचार भी मिल रहे हैं, व्यवहार में भी दोनों एक दूसरे के साथ ठीक व्यवहार कर रहे हैं। तो तृप्ति की जगह अंततः व्यवहार आता है, और उसी में मूल्यांकन हम एक दूसरे का करते हैं। जी भैया। जी भैया, ये बात स्पष्ट हुई कि परस्परता में जो मूल्यों का निर्वाह है, इसकी पहचान जो जो जितनी जितनी हमारे साथ बनी रहे और उस पर हमारा ध्यान केंद्रीभूत रहे, तो हम अपने में तृप्त रहते हैं। तो किसी व्यवस्था में से भी अगर भागीदारी कर रहे हैं तो वास्तव में हमारा व्यवहार ही कुछ लोगों के साथ हो रहे हैं। और हम जहाँ कहीं भी हैं, परिवार में या जहाँ भी हैं, वहाँ भी हमारा कुछ लोगों के साथ व्यवहार ही हो रहे हैं। तो कोई अंतर तो नहीं है। यह व्यवहार में अगर तृप्ति है, तो फिर ऐसी कोई पीड़ा नहीं हो सकती कि मैं किसी पद पर जाकर के ही अ, तृप्त हो सकता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण बात लगता है भैया कि हम सबके समझ में आया हो। और भी जी भैया। हाँ, न्याय को लेकर एक दो बात भैया, बाकी सभी से हम बाद में पूछते हैं। एक बात जो आई है कि अ, अनुभव को लेकर, कि हमारे में अनुभव जो है, कि आचरण व्यवहार कार्य, ये जो 7.2 और ब्रैकेट में 7 जो है, उसमें रखा है भैया कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन, ये ज्ञान अनुभव है। चैतन्य इकाई रूपी जीवन ज्ञान अनुभव है। मानवीयतापूर्ण आचरण सहित ज्ञान अनुभव है। और फिर आगे विवेचना में विवेक की बात कही है। और मूल्य, अर्थात जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, इन सब को संबंधों के साथ जीने के अर्थ में कहा है। तो ये जो, और इन सब को न्याय के अर्थ में रखा है। तो क्या इसका ये आशय बनता है कि
स्वयं में ज्ञान अनुभव होना भी न्याय के अंतर्गत आता है। दूसरा, विवेचना पूर्वक जो हम विवेक और विज्ञान के साथ जो परस्परता में मूल्यों को पहचान रहे हैं, ये तो न्याय समझ में आ रहा है। लेकिन क्या उसके लिए ये बात आवश्यक लगती है कि सहअस्तित्व रूपी दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान अनुभव स्वयं में स्थापित होना भी न्याय के अंतर्गत? ये जानना है भैया। भैया, अनुभव होने पर ये सब चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएगा। या किसी को अनुभव चाहिए, उसके लिए ये सब करेगा तभी अनुभव होगा। मतलब मान लीजिए मैं आज अपने आप को देखता हूँ, मुझे अनुभव नहीं है, तो मुझे क्या करना? तो मेरे को तो एक अस्तित्व कैसा है, उसमें मनुष्य की सुख की संभावनाएं हैं नहीं है, किस कंडीशन में है ना? कोई हम सुन के तो पहले से ही आ गए ईश्वर है, वो खुश कर देगा। इन सब चीजों पर विवेचना की जरूरत है और एक निर्णय लेने की जरूरत तो होती ही है। तो अध्ययन का एक भाग होता है कि अस्तित्व कैसा है, क्यों है, मानव का लक्ष्य क्या है, कैसा है, इस पर हमको पढ़ लेना, एक भाग। दूसरा, इससे जो बड़ा ज्यादा भाग है अभ्यास करने का है। मान लो मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन अभ्यास वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करें? या वैसा करने के लिए मेरा मन नहीं। तीसरी बात, मान लो मैं केवल रोज इसी पुस्तक को रोज पढ़ता हूँ 6 घंटे 10 घंटे, और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? कोई घर के लोग मेरे ऊपर चलो कुछ मेहरबान है, मुझे समय देते हैं, चलो खाते पीते रहो पढ़ते रहो। मैं 10-20 घंटे रोज पढ़ लेता हूँ, सालों, 1 साल 2 साल 3 साल, तो अनुभव हो जाएगा। पुस्तक को पढ़ते रहें और सोचते रहें, उसमें अनुभव हो जाएगा कि व्यवहार करते करते अनुभव होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहीं फंसता है। हम जिस परंपरा से आए हुए हैं, उस परंपरा में किसी ईश्वर को, देवी को, देवता को सोचते सोचते, उनका नाम बोलते बोलते अनुभव हो जाएगा, ऐसा बोला गया है ना? लोग बोलते हैं रामायण पढ़ते पढ़ते उनको राम के दर्शन हो गए, या गीता पढ़ते पढ़ते कृष्ण के दर्शन हो गए, ऐसा बोलते हैं परंपरा में, हम सुनते रहते हैं, मैंने तो सुना ही। ऐसा करते करते उनको अनुभव हो जाता है। लेकिन क्या यदि हम इस मध्यस्थ दर्शन को पढ़ेंगे तो अनुभव हो जाएगा? या पढ़ने के साथ एक व्यवहार है, वो करना पड़ेगा? मैं सबसे झगड़ा करूंगा तो अनुभव हो जाएगा? मैं घर की व्यवस्था में या जहां रहता हूँ वहां की व्यवस्था में भागीदारी नहीं करूं तो क्या मैं सुखी होऊंगा? लोग मुझे छोड़ेंगे? मुझे जीने देंगे? मुझे जीने नहीं देंगे। तो जो नियम बताए जा रहे हैं, जो न्याय बताए जा रहे हैं, पहले तो ये समझ ले कि वो क्यों है, ये नियम ऐसा क्यों है, न्याय ऐसा क्यों है। और यदि समझ में आ जाता है तो फिर उसको जीने का अभ्यास करने की जरूरत। और अभ्यास के क्रम में अनुभव होगा। बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते अनुभव नहीं होगा। हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे थे कि भारतीय परंपराओं का अनुभव क्या है। अनुभव है, विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवसाय नहीं। 4 आयाम में केवल एक ही आयाम है अनुभव, बाकी तीनों चुप। और मध्यस्थ दर्शन का जो अनुभव है, उसके साथ धर्मपूर्ण विचार है, उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार भी है, और उसके साथ नियमपूर्ण व्यवहार का मतलब नियमपूर्ण उत्पादन और नियमपूर्ण विनिमय। ये एक साथ होंगे सब। नियमपूर्ण व्यवसाय करते हुए, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए, समाधानपूर्ण विचार करते हुए, माने धर्मपूर्ण विचार, असंग्रह स्नेह, ये सब करते हुए उसको अनुभव होगा। या जब अनुभव होगा तो विचार संग्रह वाले नहीं होंगे, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय वाले होंगे। व्यवहार न्यायपूर्ण होंगे, सारे संबंधों का पहचान निर्वाह करता रहेगा, और प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए व्यवसाय उत्पादन करता रहेगा। अनुभव वाले व्यक्ति का ये बाकी 3 आयाम ऐसे मध्य दर्शन के। तो हम लोग को बाकी 3 आयामों में मन लगाते रहना है ताकि अनुभव हो जाए। इन 3 आयाम को हम जितने एक्यूरेसी से, जितनी सटीकता से कर पाएंगे, उतना बढ़िया हमारा अनुभव का संभावना है।
तो मूल कार्यक्रम मुझे ये लगता है, न कि पुस्तक को पढ़ते रहना, पुस्तक को बोलते रहना, पुस्तक को सोचते रहना, इससे अनुभव नहीं होगा। एक बार पढ़ लिए, निष्कर्ष बन गया, अब जीना पड़ेगा, या निष्कर्ष बनने के क्रम में भी जीतना पड़ेगा। भैया फिर से डिस्कनेक्ट हो। तो ये जीना पड़ेगा, यहाँ से बात हो रही थी हाँ, भैया। बिना जिए तो कैसे अनुभव होगा बताइए। तो विचार करेंगे, और इस विचार में जो भी पक्का हो गया उतने को हम जीना शुरू करेंगे। Recording in progress. आप कान में लगा लेंगे ना, सुनाई देगा, नहीं तो आवाज गूंजेगी। हाँ जी भैया। तो अंततः हमने इस दर्शन को पढ़ा, थोड़े दिन तक सोचा, निष्कर्ष निकल गया कि भैया ये स्वधन है, ये करना है ना। और बाकी समय फिर एक बार निर्णय हुआ, फिर सारा दिन उसमें समय लगाना। वैसे ही कोई भी चीज, मान लीजिए ये दयापूर्ण कार्य है, ये दयापूर्ण कार्य है, ये दयापूर्ण कार्य, वो करना है। बहुत सारे काम कर रहा हूँ जो शायद दयापूर्ण नहीं है, तो उसको बंद करना है। इतना ही समझ में आएगा। वैसे ही संबंधों का निर्वाह है, अलग अलग संबंधों का निर्वाह करना है, वैसे तन मन धन का सदुपयोग करना है। तो इसमें यदि हम लग पाते हैं, तभी अनुभव की संभावना होगी। इसी को हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम अनुभव की तरफ गति ही नहीं बढ़ेगी, पात्रता ही नहीं बढ़ेगी। क्या होगा? दीनता, हीनता, क्रूरता बना रहे। तो उसमें लिखा हुआ है ना, चार विषय का भोग जो है, ये अमानवीयता का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसको विषय बोल रहे हैं। विषय माने लक्ष्य। इसमें वो डूबा रहना चाहता है, किसको वो पाना चाहता है। दीनता, हीनता, क्रूरता उसके स्वभाव है, और प्रिय हित लाभ उसकी दृष्टि है। जो प्रिय है वो करो, जो हित है वो करो, जो लाभ है वो करो। बल्कि जैसे इससे फिर ऊपर उठेंगे, नहीं प्रिय है लेकिन यदि यह अन्यायपूर्वक है तो नहीं करूंगा, है ना। तो लाभ है और अन्यायपूर्वक है तो वो नहीं करूंगा। तो न्याय धर्म सत्य के नियंत्रण में प्रेहित लाभ को लाने के लिए एक अभ्यास है, और उसको करने पर सारी चीजें होगी। तो सारा अभ्यास यही है कि 5 संवेदना और 4 विषय को हम नियंत्रित करें, और सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम में अपना पात्रता बढ़ाएं, अभ्यास बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जब इसको करते जाएंगे, तो परिवार व्यवस्था और उससे बड़ी व्यवस्था में हमारी भागीदारी बढ़ती रहेगी। ये कार्यक्रम है भाई। हमारे में जो भ्रम है उसका सबसे बड़ा कारण है, हमारी जो परंपरा है वो बोलती है कि आंख मूंद के ध्यान करो, है ना, या ईश्वर को फूल चढ़ाओ, गुरु जी की पूजा करो। तो कोई मुझे गुरु मान लेता है, फूल वूल चढ़ाते रहता है, कुछ गिफ्ट विफ्ट देते रहता है, और उसको मैं लेते रहता हूँ। अब उसने मुझे गिफ्ट दिया लगातार, अब मैं तो धीरे धीरे पर धन में आ गया ना, मान लो 100 धन हूं, तो फिर मैं ऐसे टेक्निक और ऐसे टिकड़म बनाता हूँ कि लोग मुझे गिफ्ट दें, है ना। ऐसे डायलॉग बोलता हूँ, और कहीं ना कहीं से उसको कृत कारित अनुबोधित विधि से उसको मजबूर करता हूँ, तो गिफ्ट देता रहता है। तो हम घूम फिर के देखेंगे तो हम उसी तरफ चले जा रहे हैं। हमारी पूजा करें, परंपरा में गुरुओं की पूजा होती है, और फिर कुछ रहस्यमय चीजों की बात करें। मध्य दर्शन में कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो जीने की विधि में हमको जाने का प्रावधान नहीं हो पाता।
तो लगभग जैसे प्रवचन होते हैं, हम प्रवचन करेंगे, बस बोलने की चीज बदल गई, इसको बोलेंगे। प्रक्रिया वही है। तो ये विधि नहीं है। न्यायपूर्ण व्यवहार में लगे रहना, धर्मपूर्ण विचार में लगे रहना और नियमपूर्ण व्यवसाय में लगे रहना, ये तीनों ही कार्यक्रम, ये तीनों कार्यक्रम यदि ठीक से होते हैं तो अपने आप अनुभव होगा। और इसी के क्रम में 4 विषय और 5 संवेदना पर नियंत्रण जरूरी हो जाता है। समझ में भी आता है कि इसके बिना नहीं होगा, और उसका एक अभ्यास होता है। 4 विषय के नियंत्रण के लिए हमने परंपरा बनाई हुई है। जैसे आहार चाहिए तो उसके लिए कोई कृषि कर रहा है, कोई गौपालन कर रहा है, और उसके बाद फिर उससे भोजन की व्यवस्था की जा रही है ना, भंडार करके रखे हुए हैं, है ना, उसकी ट्रेनिंग है, उसके लिए पूरा सिस्टम एजुकेशन है कि हर साल कुछ नए बच्चे आ जाएं काम में, हर साल कुछ लोग मर जा रहे हैं, है ना, उनको रिप्लेस करने के लिए नए लोग आते रहे। तो एक सिस्टम बन गया है, उसने सिस्टम को सेट करके रखे हुए। तो हमने एक व्यवस्था बना ली है वैसे ही, है ना। मान लीजिए दूसरा विषय निद्रा है, तो उसके लिए हमने रहने के सोने के विषय बना लिया है। मैथुन की जो भी शरीरगत बाध्यता है, जो शरीर के कारण, कई बार ये भ्रम हो जाता है कि ये जो बाध्यता है वो जीवन का है। जिन जीवावस्था के जिन छोटे मोटे जीवन में जीवन नहीं है, वहां भी मैथुन है, परंपरा को बनाए रखने के लिए। उसके बिना मानव परंपरा नहीं बनेगी। तो ये जो चारों विषय है वो शरीर का विषय है, लेकिन जब जीवन शरीर के साथ तदाकार होता है, उसको चलाने के लिए प्रवृत्त होता है, तो उन विषयों को करता है और उन विषयों का अधिमूल्यन कर लेता है और उसी में तृप्ति है ये मान लेता है। ये प्रॉब्लम है, उन विषयों को अधिमूल्यन करता है। तो हम एक सिस्टम बना के, जैसे पति पत्नी संबंध के द्वारा इसको नियंत्रित कर किए हुए हैं। मानव परंपरा ने बहुत पहले से समझ लिया है कि इस विधि से नियंत्रण होगा, और उसका नियंत्रण करते हैं। और भय के नियंत्रण के लिए हमने जगह जगह बिजली लगा ली है ना, शेर चीता भालू को भगा दिया है ना, सांप बिच्छू से बचे रहने के लिए ये है। और मानव में निहित अमानवीयता के भय के लिए नियम कानून बनाए हैं कि यदि कोई गलती करेगा, अपराध करेगा, तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था कर दी है कि भैया कम से कम इससे रुको, यदि आप उससे नहीं मानते। तो लगभग लगभग हम लोगों ने काफी सुरक्षित स्थिति तक हम पहुंच गए। अब उसको बना के रखना है। इसके बाद 5 संवेदनाओं में नियंत्रण करने की बात आती है। तो गलतियों को 3 प्रकार से कह रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती है वो परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा। दूसरे लेवल का 4 विषयों में अति रूप से लगे रहना है। इसके बाद है 5 संवेदनाओं में अधिक जो है आ सकती है, अधिक उसमें समय देना है, अधिक उसमें डूबे रहना है। और इन दोनों से बचने के लिए, माने 4 विषय और 5 संवेदनाओं से नियंत्रण करने का विधि है कि व्यवस्था में भागीदारी करना, व्यवस्था के 5 आयाम में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना। उसमें ये 5 जो संवेदनाएं उसमें नियंत्रित करेंगे। और इसके लिए अभी मानव समाज ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, वो काफी सीमा तक कारगर है, लोग काफी संतुलित हैं, और उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान है जो हमको दिखता है इस दर्शन में भी जगह जगह लिखा हुआ है, उसको हम कर सकते हैं। जी भैया, मेरी ओर से तो हो गई है बात पूरी। हाँ जी भैया, बिल्कुल। भैया एक रंजना दीदी हैं, उनका हैंड रेस था, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। हाँ भैया, प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बढ़िया। जी दीदी। हाँ भैया, अनुभव के लिए कार्यक्रम जैसे आपने बहुत अच्छा किया, पर मैं अभ्यास की विधि की कुछ बारीकियां
जैसे हम मानवतापूर्ण आचरण जीने के सहमत है, अभ्यास करना चाहते हैं, पर अभी आसपास का वातावरण, खुद अपने परिवार का अगर नहीं है, तो इसमें अभ्यास की बारीकियां जो पर पीड़ा ना हो, ना दयापूर्ण कार्य व्यवहार कहें, इस पर थोड़ा सा ध्यान जाती हूँ। यदि मेरे को तो लगता है कि इससे उल्टा है। यदि कोई परधन करेगा तो उसके लिए समाज में भयंकर दबाव है, भयंकर। मैं दूसरे का सामान चुराऊंगा तो प्रॉब्लम है, मैं उत्पादन करने के जाऊंगा तो मुझे वो समाज प्रॉब्लम नहीं करता है, बहुत ही कम है उसकी तुलना में। हाँ, मैं कुछ ऐसे चीजें करता हूँ जहां बहुत लाभ हो। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में मैं बेच देना चाहता हूँ, तो समाज उसको स्वीकारता नहीं है। तो अभी हम लोग ये जो लाभ को हम लोगों ने अच्छा माना हुआ है, कम देकर ज्यादा लेना, कम श्रम से बहुत मिल जाना, हमने यहाँ फोकस किया हुआ है। और पूरे युवा वही अभी जॉब ढूंढना चाहते हैं जिसमें 1 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, है ना। प्रॉब्लम वो है, वह वो है ही नहीं, या एक आध को मिलेगा ऐसा व्यवस्था बना हुआ है। तो स्वधन में यदि हम उत्पादन करके जीने के लिए तैयार हैं तो मैं सोचता हूँ कि काम ही काम है। यदि मैं प्रधानमंत्री वाला पद चाहता हूँ या कलेक्टर वाला पद चाहता हूँ, है ना, तो नहीं। लेकिन यदि मैं अपने आसपास में जो काम है उसको करना चाहूंगा परिश्रम वाला, तो वो तो एकदम खाली पड़ा है, करने के लिए लोग नहीं। फुल टाइम है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है मेहनत हो जाए, उतना वस्तु नहीं मिलेगा, थोड़ा शोषण होने की संभावना अभी तो है। तो स्वधन के लिए समाज अनुकूल है, परधन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं, भयंकर कष्ट है ना। स्वनारी स्वपुरुष के लिए समाज में अभी भी, मतलब मैं सोचता हूँ कि 99.999% जो है स्वीकृति है और उसके लिए सपोर्ट। पर नारी पर पुरुष के लिए भयंकर उसमें झंझट, प्रताड़ना भी है, और कानून का डंडा भी है, और बहुत सारी चीज नहीं है। पर पीड़ा करने के लिए भी भयंकर विरोध। आप अच्छे से बात करिए, हर कोई आपसे अच्छे से बात करेगा। यदि आप एक भी शब्द खराब बोलेंगे, अपना बॉडी लैंग्वेज अलग करेंगे, एग्रेसिव बनाएंगे, तो लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में अनुकूलता ज्यादा है, मेरे अंदर इसको करने के लिए स्वीकृति कम है। मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैं उनको जोर से बोल सकता हूँ, उनको मैं डांट सकता हूँ, उनको मैं गाली गलौज कर सकता हूँ, और ये सब में ये सहल है। मैंने ये मानसिकता बना ली, और उसको समाज जो है स्वीकारता ही नहीं। तो पर पीड़ा समाज में बिल्कुल स्वीकृत नहीं, परधन और परनारी बिल्कुल स्वीकृत नहीं, उसके लिए बिल्कुल अवसर नहीं है, बहुत कम अवसर। और स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य के लिए समाज में बहुत अवसर पड़े हुए। हाँ, मैं उतनी मेहनत वाला काम नहीं कर सकता, मेरे पास अभ्यास नहीं है, या मेरे पास कौशल नहीं, इतना ही है। या मैं उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता मैं कोई उत्पादन करता हूँ उससे मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता हूँ, मैंने कम देकर ज्यादा लेने वाली लाभ। लाभ किसी को भी स्वीकार नहीं है, मेरे लाभ हो रहा है माने दूसरे की हानि हो रही है, कोई भी हानि को नहीं स्वीकारेगा, इसलिए वह विरोध है। तो हम जो भी मॉडल बना के रखे हुए हैं उसमें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने लाभ हानि वाला मॉडल को स्वीकारा हुआ है, कम देके ज्यादा लेने वाली प्रवृत्ति हमारी बन गई है, व्यवस्था को देख के, शिक्षा को देख के। जब मैंने पढ़ाई किया था ना, उस समय प्राइवेट भी नौकरियां होती थी और सरकारी भी होती थी, और कहीं से भी पढ़ो तो लगभग सभी लोग हमारे समय में सरकारी नौकरियों में जाते थे, और सरकार में वहीं से भी पढ़ के आया हो उसको एक ही पोस्ट होती थी। ऐसा नहीं है इस कॉलेज से पढ़ा तो ज्यादा उसी पोस्ट में ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। और प्रमोशन का भी एक नियम था, इतने ही समय के बाद मिलेगा, अभी भी है वहां नियम। लेकिन प्राइवेट कंपनियां हमारे समय में 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक देती, कोई नहीं चाहता था।
एक समय ऐसा आ गया कि अब लोग जाने लग गए। अब सरकारी में कोई नहीं जाना चाहता है, प्राइवेट में वो 10-10 गुना 20-20 गुना दे रहे, तो वहां जा रहे हैं। तो ये जो मानसिकता भी है बदल गई है सब लोगों की, कि वो लाभ मानसिकता, जहां ज्यादा लाभ है वहां जाते हैं। हमारे समय में सिक्योरिटी वाली मानसिकता होती, स्थायित्व तो चाहिए, वहां जाएंगे। मैं भी पिछले 30-35-40 सालों की बात कर रहा हूँ, इतना बदलाव हो गया। तो मेरे हिसाब से समाज जो है इसको कम स्वीकार रहा है। पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा के लिए अनुकूलता कम है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य के लिए उससे 100-200 गुना अनुकूलता है मेरे हिसाब से। जैसे ही मैं अपनी आवाज को जोर से बोलता हूँ, लोग बोलते हैं, मेरे तो ऐसा देखते हैं कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी। तो फिर बोलता हूँ मेरा गला खराब है इसलिए आवाज ऐसे निकल हमने कहीं देख लिया, किसी को देखना, यदि हम 1 सेकंड ज्यादा लंबा देख लेते हैं, वो पूछता है कि क्या हो। मतलब बॉडी लैंग्वेज में सारी चीजें हैं कि हम थोड़ा ज्यादा देर तक देख लिए किसी को तो वो आक्रामक माना जाता है, बोलते घूर रहे हैं। कोई घूरना क्या चीज है? जितने समय तक उसको देखा जाना चाहिए उससे ज्यादा समय हम देख लिए, उसको समाज कहता है घूरना। और उसका वैसे विधिवत ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन समाज में जीते जीते हमको पता है इतना देर तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा देखना जो है ऑफेंसिव रहेगा। या बिल्कुल नहीं देखा तो बोले देखो हमारी तरफ देखा ही नहीं, अपमान किया। तो हमारा एक समाज का एक बॉडी लैंग्वेज का भी एक सिस्टम बना हुआ है, हमको वैसा देखना पड़ेगा, वैसा झुकना पड़ेगा, वैसा बोलना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। और वैसा करते हैं तो समाज स्वीकारता है, वैसा नहीं करते हैं तो समाज स्वीकारता नहीं। तो परधन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा के लिए समाज में इसको बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है विरोध। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत विरोध है, लेकिन इसकी तुलना में 5% भी नहीं। अनुकूलता नहीं है मैं तो नहीं मानता, बहुत प्रतिकूलता ये नहीं मानता, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होगी, उसकी तुलना में 5%। ऐसा मेरा निवेदन है दीदी। बताइए क्या मैंने गलत बोल दिया? बहुत सही बोला भैया, है ना। जिसके पास जो होता है बांटता है, आपके पास तो पूरी अच्छाइयाँ हैं, है ना। तो वो जो 5% है बोल रहे हैं, उसके लिए क्या सोचे हैं अभ्यास की विधि? उसमें यही है कि हमको थोड़ा ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। मान लीजिए हमको 100 श्रम करके जीना चाहिए, हम लेकिन हमको समाज के दबाव के कारण 120, 125, 130 करके जीना पड़ेगा, इतना ही। जी भैया, हम अपने पे है ही ना, काम हम करना है कुल मिला के। जी हाँ जी, हम बढ़िया। हमको हमको ज्यादा भोग करना है, उसको संयत कर देना है, बिल्कुल हो जाएगा। है ना, हम 500 रुपये मीटर का कपड़ा पहनना चाहते हैं, वो 50 वाले भी मिलते हैं, उसमें हम रह सकते हैं। है ना, वैसे छोटा मकान भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी मकान हो सकता है करोड़ों का। तो कुल मिला के उस प्रकार की मानसिकता में आना है। कहीं ना कहीं से हमारे मन में ज्यादा बड़ा मकान, ज्यादा बड़ा गाड़ी, ज्यादा सुविधा, उस तरफ हमारा रुझान है, और उसको जीने के लिए हम लगे हुए हैं। मुंह से बोलते नहीं है लेकिन अंतर में वही है और वही जीना चाहते हैं। यदि हम सामान्य में जीना चाहें तो मैं सोचता हूँ कि इतना बात नहीं, थोड़ी कठिनाई है ही, पता है ना। हो सकता है 100 मेहनत करने की जगह हमको 125 150 करना पड़े, इतना ही। जी जी जी। भैया एक कृष्णदेव भैया का भी एक प्रश्न है। जी भैया। हाँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो रखें। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। बड़ी ध्यान पूर्वक मैं आपकी बातों को सुन रहा था भैया। एक दो जी प्रश्न भैया। मिलता जुलता ही है, न्याय से संबंधित ही है। जी। वो ऐसा है भैया कि पहला प्रश्न तो ये है कि जैसे एक व्यक्ति मानव दर्शन समझ रहा है हाँ। और जीने के अभ्यास में वो उसकी आवश्यकता भी, तत्परता भी बन गई। हाँ। परिवार का वैसा मॉडल नहीं है,
तो भैया क्या वो पंचआमी व्यवस्था में भाग लेते हुए अनुभव तक पहुंच सकेगा? एक छोटा सा प्रश्न इसका है भैया। नहीं, कौन दूसरा सी प्रश्न है व्यवस्था में? भैया, नहीं, भैया भैया कौन थोड़ा सी? सा मिला लेते हैं उसको, एक बार दे देंगे ना भैया, फिर बोलना नहीं पड़ेगा हमको, नहीं, क्षमा कौन चाहते सी हैं। व्यवस्था में भाग लेते हुए? जैसे पंचआमी व्यवस्था जो है मध्यस्थ दर्शन में, अच्छा, पंचआयामी, हाँ, हाँ। हाँ, तो उस व्यवस्था में भागीदारी करते हुए क्या परिवार का एक व्यक्ति जो परिवार के सहयोग पूर्ण नहीं हो पा रहा है, मध्यस्थ दर्शन जीना जो है परिवार में है, तो एक व्यक्ति मध्यस्थ दर्शन को पकड़ करके पंचामी व्यवस्था में स्वयं यदि भाग लेता है, वो जैसे उत्पादन में, शिक्षा संस्कार में, अब परिवार के मेंबर उसके साथ मतलब मध्यस्थ दर्शन के साथ नहीं है, तो इस अर्थ में भैया एक व्यक्ति की भूमिका किस अर्थ में हो पाएगा? क्या वो अनुभव तक पहुंच पाएगा? एक छोटा सा प्रश्न ये है भैया, इसी से मिलता जुलता ये है कि हम जो अ, उत्पादन में हम अपनी सहभागिता करते हैं या वस्तु का हम उत्पादन करते हैं स्वाधन के लिए, तो क्या न्याय वस्तु के उत्पादित वस्तु का आदान प्रदान से होता है, अर्पण समर्पण या मूल्य पूर्वक, या कुछ व्यवहारगत बातें भी है उससे, कि इससे भैया थोड़ा सा दोनों को कनेक्ट करके थोड़ा सा बताएं भैया। भैया तीसरा ही ले लेता हूँ कि तीसरा अब जो जगह है कि न्याय वस्तु से ही होता है या व्यवहार से भी। तो व्यवहार से भी होता है, वस्तु विनिमय से भी होता है, वस्तु उत्पादन से भी होता है। विनिमय में यदि मैं अधिक ले दूं कम देके तो अन्याय हुआ। वैसे ही उत्पादन में मैं प्राकृतिक नियम को तोड़ दूं तो भी वो अन्याय हुआ। या उत्पादन में भी मैं जैसे मान लीजिए चोरी की वस्तुओं को लाकर उत्पादन कर लूं तो वो भी अन्याय हो गया। और उत्पादन का उपयोग करने के तरीके हैं, उनको करूं। जैसे कुछ चीजें समाज में मना है, उसका मैं उत्पादन करता हूँ, है ना, तो वो भी नियम के विरुद्ध हुआ, तो वहां भी अन्याय हुआ। तो एक भाग उत्पादन के समय भी अन्याय और न्याय होता है, विनिमय के समय भी अन्याय और न्याय होता है, और उससे ज्यादा समय व्यवहार के साथ न्याय और अन्याय होता है। भाषा में, भंगिमा में, मुद्रा में, है ना, उद्देश्य में, इस ढंग से अन्याय और न्याय हो सकता है। तो तीसरा वाला उद्देश्य तो वही। ये जो आप बोल रहे हैं कि परिवार में कोई जीता है न्याय नहीं है, भैया कुल शिकायत है कि मेरे को घर का काम ज्यादा करना पड़ता है, दूसरा बिल्कुल नहीं करता। यदि हम शिकायत की जगह जाएंगे ना तो यही है कि मुझे घर का काम ज्यादा करना पड़ता है, दूसरा करता नहीं। तो यदि मुझे करना पड़ता है और मैं चीखता हूँ सबको, ये करता रहता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा, मैं और परेशान हूँ। हाँ, मैं यदि दूसरे को बोलता हूँ भैया ये वाला कर दे भाई, ये वाला भाई कर, लोग थोड़ा कर भी देंगे, है ना। तो आज मुझे 1.5 गुना करना पड़ता है तो शायद 1.4 में आ जाए। और यदि हम लोगों को, कोई हमको एक कला सीखना पड़ेगा ना, हमारे अनुकूल लोग हो। मान लीजिए कोई गृहिणी है, उसको घर में खाना बनाना है, मान लो उससे बना नहीं तो क्या होगा? लोग उसको मार पीट मार डालेंगे, खुद आखिर बनाएंगे, आखिर बाद में बनाएंगे। भाई उसको 15 सामान बनाने की जरूरत नहीं है ना, खिचड़ी बनाओ खाओ, है ना। अब हमने मान लिखा है कि खिचड़ी घटिया खाना है ना, और उसको 56 भोग चाहिए, तब तो प्रॉब्लम। तो इस ढंग से मुझे नहीं लगता कि घर में इतना प्रॉब्लम कहीं होता होगा। जैसे कपड़े धोना, कपड़े धोने के लिए भाई हर आदमी अपने कपड़े धो लेगा। एक दो चार छोटे बच्चे हैं तो चलो उसकी जिम्मेदारी चाहे माँ पर आ जाए चाहे बाप पर आ जाए, तो एक जन पर थोड़ी ज्यादा आएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यदि हम परिवार व्यवस्था को सोचते हैं तो, और यदि हमारी मेहनत से ज्यादा यदि काम यदि हो गया है, तो लोगों का हम, और भी घर में लोग हैं उनको मोटिवेट करके, उनसे उनको बोल के समझा के हम उसको करना चाहिए। वो भी हमारे अंदर एक योग्यता को डेवलप करना पड़ेगा। या उसका जो क्वालिटी है उसको कम कर ले। जैसे भोजन में 15 सामान बनाते हैं या 3 बनाते हैं, उसको एक में ले आए, 2 में ले आए, बन जाए। तो उसमें कुछ स्किल हमारा नहीं या कम है, और हमारा शरीर का सामर्थ्य भी कुछ कम है, अभ्यास भी कम है। तो अभ्यास से भी कुछ चीजें हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कुछ ज्यादा कम कर पाते हैं, ये भी है। कुछ हम योजनाओं को इस ढंग से करें कि कुछ काम को कम कर सकते हैं और कुछ लोगों का कुछ मदद ले सकते हैं। इसके लिए हम योजना बना नहीं पा रहे।
देखिए पूरा घर एकदम केओस है ऐसा नहीं तो घर चलेगा कैसे? भाई मान लीजिए एक आदमी पैसा कमा के लाता है, उसको लगता है मेरे ही कारण चल रहा है। मान लीजिए एक गृहिणी है, वो घर का काम करती है, वो बोलती है मेरे ही कारण चल रहा है, मेरा ही सब शोषण कर ले। भाई जो ला रहा है उसकी भी एक सीमा है ना, वो बाहर से किसी तरह ला पा रहा है और उसी में जीना है। तो कुल मिला के हमको ऐसा लगता है कि हमने अपनी जो आवश्यकता को बढ़ा लिया। यहाँ ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है, आवश्यकता बढ़ा ली है। हम जिस प्रकार से जीते आए हैं उसमें जो आवश्यकता है, मान लो कम पैसे आ गए तो उसके हिसाब से कैसी आवश्यकता को सेट करना है हमको नहीं पता। मान लीजिए मैं जिस अपने पिताजी के साथ रहता था वहां ज्यादा पैसे आते थे, तो एक अब थोड़ा महंगा लाइफ स्टाइल था। मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अब वैसा तो नहीं रहेगा। तो कपड़ों की क्वालिटी कम हो जाएगी, और भी कई जो भोग सामग्री भोजन में दिखती है जिसको हम अच्छा मानते हैं, है ना, हम एप्पल नहीं खाएंगे भैया, हम अमरूद खा लेंगे, या फल नहीं खाएंगे। अभी मैं देखता हूँ हमारे देश में जो घर है, मैं एक गांव में भी रहता हूँ, वहाँ 90% लोग फल नहीं खाते। मैं अपने घर की बात देखूं, अपने घर की व्यक्तिगत जहां मैं रहता हूँ, मैं कोई फल नहीं खाता हूँ। कभी कभार को भी फल आते हैं, तो महीने में एक दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन होता है। तो टोटल भोजन का 1% फल नहीं है। और फल यदि है भी तो अमरूद जैसे जो फल है यहाँ होने वाले हैं, है ना, जो विदेश में होने वाले फल है वो हम नहीं खाते। तो यहाँ पर सीजन में जो फल होते हैं वो इतने सस्ते हो जाते हैं कि खा नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है प्लानिंग का। एक मेरे मित्र थे, अब तो नहीं रहे, हमसे बड़ी आयु के थे। वो दुर्ग शहर में रहते थे, और संतरे के सीजन में वो संतरा ले आते थे थोक में, बोरियों में। आप कभी उस मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोक में 1/3 में या 1/4 में मिलता है। तो एक बोरा ले आए, 3 दिन केवल संतरा खाए। बोले आजकल मैं संतरे का कल्प कर रहा हूँ, है ना। जब अनानास मिला तो अनानास जो है वो केवल अनानास खाए। तो ऐसे ही करके वो रहे। अभी अभी एक अनानास 70-80 रुपए का मिल रहा है ना। और बरसात जून एंड में या जुलाई में 1 रुपए 100 रुपए का 7 अनानास हम लोग लाए। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ चीजें हमारे सोचने के भी तरीके में अंतर है, कि महंगा और अच्छा हमने मान लिया। दूसरा, हमको आज ही ये खाना है, वो भी एक बड़ा महंगा हो जाता है। समय पे खा लेंगे वो काफी सस्ता हो जाता है। तो सोचने के तरीके से भी बहुत सारी चीजों को निपटा जा सकता है। इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, है, लेकिन इसको भी कुछ ठीक किया जा सकता है। घर में इतनी अव्यवस्था नहीं। जी भैया, बताइए मेरे बहुत बात से बहुत कितना आप। सुंदर भैया, बहुत बहुत सुंदर भैया। तो भैया समय हो गया ऐसा लगता है। जी भैया, बहुत समय हो गया। अम, एक आध अभिव्यक्ति अगर पूछ लेते हैं भैया, जी, किन्हीं को कुछ कहना हो आज की चर्चा में से, तो उनका सादर आमंत्रण है। तो हम लोग रुक सकते हैं भैया। अगले सप्ताह में जी। फिर क्या, कौन सा अध्याय लेना है? अगला 8वां जो अध्याय आप जो आप बोलेंगे, यदि आप ऐसा लगता है कि ये अध्याय हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो फिर इसी को करेंगे, जो लेना है। बताएंगे आप। इसमें से कुछ और अगर प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों के साथ फिर अगले अध्याय में हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो कोई अभिव्यक्ति नहीं है भैया, तो हम लोग रुक सकते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा धन्यवाद भैया, नमस्ते सभी को। प्रणाम भैया। आपने मेरे को बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम भैया। धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते।